हाँ जी, सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाओ भी। तो आज हमारी क्लास सेकंड क्लास रहेगी शंकु के बारे में। तो फर्स्ट क्लास में किसी साथी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो कि कोई कंसेप्ट में समस्या हो या किसी क्वेश्चन में समस्या हो, तो हम वापस उसको डिस्कस कर लें। लास्ट क्लास में हमने शंकु के बारे में पढ़ा था, शंकु क्या होता है यानी शंकु की परिभाषा। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको एक शीर्ष गिवन है शंकु का और एक गाइडिंग कर्व गिवन है तो उससे गुजरने वाला शंकु की समीकरण क्या होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऐसा शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो तो उसकी समीकरण है वो कैसे होंगे। और उसके बाद आपके पास अगर आपको एक शीर्ष गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, उसके अलावा आपको एक रेखा गिवन है, तो रेखा के दिक् अनुपातों में कोई रिलेशन गिवन है तो हम शंकु का समीकरण है वो कैसे लिखते हैं वो हमने देखा था। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किए थे और एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया था। आप में से एक दो साथियों ने ही वो होमवर्क किया है, बाकी को क्या समझा जाए, किया नहीं या उनको आ नहीं रहा था। आसान क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो भाई इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छे से कर ले। इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं तो एक बार देख लेते हैं वापस। अच्छा क्वेश्चन था। तो लास्ट क्लास में तो छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, ज्यादा कुछ था नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं भी, आ जाओ सभी सामने एक बार वापस। क्या है? द सेक्शन ऑफ ए कोन, द सेक्शन ऑफ ए कोन whose vertex is P and the base curve is the ellipse by the plane x बराबर 0 is a rectangular hyperbola so that the locus of P, यानी P का बिंदु पथ है वो क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने बताई दो चीजें आपके पास है। पहली बात तो आपको P शीर्ष और ये गाइडिंग कर्व वाला आपको निकालना है शंकु की समीकरण, जो मैंने आपको बता रहा। माना P का निर्देशांक, माना P के निर्देशांक आपके पास क्या है, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से। लास्ट में आपको एक्स वाई जेड से रिप्लेस करने हैं, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ये आपके पास वर्टेक्स शीर्ष है, ये आपके पास गाइडिंग कर्व है। तो शॉर्टकट मेथड से हम निकाल सकते हैं अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड। यहाँ पर ध्यान रखना है जीरो क्या है आपके पास, जेड बराबर 0 है, तो जेड का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्स की जगह क्या आएगा, वाई को हम छुपा लेंगे तो अल्फा जेड माइनस गामा एक्स, अल्फा जेड माइनस गामा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आपके पास ये है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो वाई में एक्स को छुपाएंगे तो अल्फा जेड माइनस गामा, यहाँ पर एक्स को छुपाएंगे, सॉरी एक्स को छुपाएंगे तो आपके पास कितना आएगा जैसे एक्स को हम यहां पर छुपाते हैं तो बीटा जेड माइनस गामा वाई, बीटा जेड माइनस गामा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1 है। और 1 की जगह हमें क्या लिखना, बस गलती यहां पर हो सकती है, 1 की जगह हमें लिखना है जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या बनाना है, समघात बनाना है, इसको समघात बनाना है। अब क्या बोला है, ये आपके पास शंकु है, इस शंकु को जब x बराबर 0 प्लेन से कट किया जाता है तो आपके पास यहाँ पर x बराबर 0 पुट कर देंगे। x बराबर जैसे 0 पुट करेंगे तो अल्फा जेड अपॉन में a का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आपके पास, प्लस बीटा जेड माइनस गामा y का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर z माइनस गामा का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना आपके पास, ये आपके पास आ गया है एफ ऑफ वाई जेड, एक कोनिक सेक्शन आ गया है y और z में। तो इसको क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो कल मैंने बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए वाई स्क्वायर का जो गुणांक आएगा और जो जेड स्क्वायर का गुणांक आएगा उनका सम है वो क्या आना चाहिए आपके पास, 0 के बराबर आना चाहिए। उनका सम है वो 0 के बराबर आना चाहिए, a प्लस बी बराबर 0। तो हम यहां से लिख देखते हैं, चूंकि रेक्टेंगुलर, या मैं लिखूं आयतीय अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोले को क्या बोलते हैं, आयतीय अति परवलय।
के लिए हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का गुणांक प्लस जेड स्क्वायर का गुणांक। वाई स्क्वायर का गुणांक और जेड स्क्वायर गुणांक का जो सम है वो हमेशा 0 के बराबर आता है आयतीय हाइपरबोला में। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक देखो भी कितना आएगा, यहाँ से मिलेगा और वो मिलेगा गामा स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, गामा स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपको एक तो यहाँ से मिलेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और एक आपको मिलेगा यहाँ से जो होगा बीटा स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और एक आपको मिलेगा यहाँ से। तो मैं इसको इस साइड ले आता हूँ तो अल्फा स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। एक बार कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेना भाई। यह आपके पास आ गया है आयतीय हाइपरबोला के लिए। अतः है बिंदु P का, या मैं बोलूं वर्टेक्स P का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस करना है। तो यह आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और ये उस साइड जाकर के 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास वर्टेक्स यानी शीर्ष बिंदु P का बिंदु पथ आ गया है जो हमें पूछा गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि वर्टेक्स आपके पास दे दिया जाए अल्फा बीटा गामा, ये गाइडिंग कर्व है, तो आपको बताना है उस शंकु की समीकरण क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ से अगर x बराबर 0 द्वारा इसको कट किया जाता है तो आपके पास उसका बिंदु पथ क्या आएगा, सॉरी कट किया जाता है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसका बिंदु पथ क्या होगा। या सिंपल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कट करने पर आपके पास क्या मिलेगा, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा भाई। जैसे एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन है जो पूछा गया इससे रिलेटेड, वो भी देखते हैं। क्या है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन, जिसका शीर्ष ओरिजिन है, एंड बेस द सर्कल, आपके पास बेस है वो ये। तो आप सभी जानते हो कि आपके पास वर्टेक्स यानी कि शीर्ष अगर मूल बिंदु है और आपके पास एक द्विघात की समीकरण है, एक आपके पास सिंगल घात की समीकरण है, तो अगर आपको शंकु की समीकरण लिखनी है तो क्या करना है, इसको होमोजीनियस बनाना है इसकी हेल्प से। तो यहां से लिख सकते हैं अपन मूल बिंदु शीर्ष वाले, मूल बिंदु शीर्ष वाले शंकु का समीकरण, शीर्ष वाले शंकु एवं ये लिख लो निर्देशक वक्र, निर्देशक वक्र जो आपके पास गिवन है इसके वाले शंकु का समीकरण। क्या करना है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपके पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर साथ में बी स्क्वायर है, बट इसको होमोजेनियस बनाना है तो x अपॉन ए बराबर 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। या आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस फॉर्म में आपसे पूछा गया है उस फॉर्म के अंदर आप इसको लिख सकते हो। ये आपके पास आगे शंकु की समीकरण। इससे आगे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता जो इस बार फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सामने सभी, the section of a cone whose vertex is origin and base curve is the circle। ये सर्कल आपके पास सर्कल है क्योंकि ये आपके पास क्या है, गोला है, और ये आपके पास प्लेन है। कट बाय द प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। क्या बोला है कि ये वाला कोन है, इसको काटा जाता है एक ऐसे प्लेन से जो एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो आपके पास क्या मिलेगा, जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, जो आपके पास कोन था उसको x बराबर 0 प्लेन से काटा जाता है,
x बराबर 0 कौन सा प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन से। तो आपके पास क्या मिलेगा, उसने तो दे दिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, तो आपसे P का बिंदु पथ पूछा था। वहां पर आपके पास अगर P का कोऑर्डिनेट दे देता भाई इस शंकु, ये आपके पास वर्टेक्स है शंकु के, तो उसको x बराबर 0 से काटने से आपके पास कौन सा आकृति मिलेगी, क्या मिलेगा, तो वहां पर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा था। यहाँ पर आपको पूछा है क्या मिलेगा, वो काटने से हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा या सर्किल होगा। तो आपको देखो अभी हमने निकाली थी, इसकी इक्वेशन क्या आई थी, ए स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमने अभी निकाल लिया था कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और बेस कर्व ये है उस शंकु का समीकरण। ये आपके पास शंकु का समीकरण। अब हमें क्या करना है, इस शंकु को एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल बताओ भी समतल का समीकरण, एक्स वाई प्लेन के समांतर शंकु का समीकरण बताओ क्या लिखोगे, सॉरी समतल का समीकरण। क्या होता है, एक्स वाई प्लेन के समांतर z बराबर c, ऑप्शन बता दिया कृष्णा शर्मा ने 1। देखते हैं भाई, z बराबर c, z बराबर 0 है, वो एक्स वाई समतल का समीकरण होता है, और उसके समांतर पूछा है तो z बराबर c, ये हम समतल में पढ़ चुके हैं। तो z बराबर c हमें रखना है, इस प्लेन के द्वारा इसको काटा जाता है, तो z बराबर c समीकरण 1 में रखने पर 1 एवं 2 से z का मान जैसे हम c रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और यहां से आप देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये इसको भाग दे दो उसमें यहाँ पे, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का भाग इसमें दे दिया, ए स्क्वायर का भाग इसमें दे दिया, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इसको उस साइड ले जाओ, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो क्या मिल रहा है भाई, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बीच में माइनस हो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कोई भी नाम दे दो इसको डी स्क्वायर, या अच्छा बराबर 1 बनाना है, कोई बात नहीं, बराबर 1 बनाना तो इसका भी भाग दे दो भी इसके अंदर। जैसे ही हम इसमें भाग देते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू, या इसको एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन में, जैसे इसको भाग देते हैं तो आपके पास आ जाएगा ए सी अपॉन बी का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बराबर 1। ये आपके पास किसका समीकरण है भाई बताओ, ये आपके पास हाइपरबोला का समीकरण है। हमें क्या होता है समीकरण हाइपरबोला का, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर आपके पास इसका पूरे का भाग दे देंगे इसमें भी और इसमें भी, तो आपके पास ये आपके पास कोई कैपिटल ए मान लेते हैं इसको, ये कैपिटल बी आ गया है, तो आपके पास ये किसका समीकरण है, हाइपरबोला यानी कि अति परवलय का समीकरण है। तो आपको पता होना चाहिए अति परवलय कब होता है और इलिप्स कब होता है। बीच में माइनस है तो अति परवलय होगा, और बीच में प्लस आता है तो उस केस में ये आपका दीर्घवृत्त बन जाएगा यानी कि इलिप्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अभी वाले में पूछा गया है। एक बार देख लेना पुराना, जहां तक मुझे लग रहा है हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हो, बट मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में पूछा गया। तो अच्छा क्वेश्चन था। आपके पास दो चीजें यहाँ से सीखने को मिलेंगे, पहला तो शंकु का समीकरण कैसे निकालते हैं, फिर z बराबर c यानी एक्स वाई समतल के समांतर समतल द्वारा काटा जाता है तो आपके पास क्या मिलता है। तो ये आपके पास हाइपरबोला आ जाएगा जब हम डिटेल से करते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से देख करके भी इसको कर सकते हैं, इसको भाग देना है तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 1 से 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था कुछ होमवर्क और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ दिए थे। आज शुरू करते हैं नया टॉपिक, व्यापक द्विघात समीकरण द्वारा एक शंकु को प्रदर्शित करने का प्रतिबंध, यानी कंडीशन फॉर द जनरल सेकंड डिग्री ऑफ, क्या आपके पास
कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कोन, यानी आपके पास द्विघात समीकरण है जनरल एक्स वाई जेड में, वो एक शंकु को कब निरूपित करेगी, क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इक्वेशन एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण क्या होगी आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस आपके पास 2h(x(y) 2g(x(z) प्लस 2f(y(z), उसके बाद आपके पास आता है 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2w प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये आपके पास द्विघात किस टर्म आगे हैं, ये सिंगल घात के और ये कांस्टेंट। तो ये आपके पास एक्स वाई जेड में एक जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन है वो कब आपके पास एक शंकु को निरूपित करेगी, ये आपको बताना है। तो समीकरण एक मैं इसका नाम दे देता हूं, समीकरण एक डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। समीकरण एक शंकु को निरूपित करेगी। कब करेगी भाई, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कब करेगी, जब आपके पास कोई मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। मैट्रिक्स आपने कोनिक सेक्शन में देखा होगा, डेल का मान कैसे निकालते थे भी कोनिक सेक्शन के अंदर, आप कहोगे सर वो तो ए बी सी एफ जी एच, ये एच है तो एच, जी है तो जी और एफ है तो एफ, ये करके निकालते थे डेल का मान। बताओ एक बार सही है क्या, ऐसे ही हम डेल का मान निकालते थे या नहीं निकालते थे। बट यहां पर हमें क्या करना है, ए बी सी के अलावा एफ जी एच के अलावा यू भी डब्ल्यू भी आ रहे हैं, तो पहले इतना लिखते हैं ए बी सी एफ जी एच, ये एच तो एच, जी तो जी और एफ तो एफ, फिर आपके पास यू वी डब्ल्यू डी बच गया, तो यू वी डब्ल्यू डी, यू वी डब्ल्यू डी बराबर 0। तो इस मैट्रिक्स का जो सॉरी ये आपके पास डिटरमिनेंट है, इसका मान अगर 0 के बराबर आता है तभी आपके पास ये समीकरण एक है, ये शंकु को निरूपित करेगी। किसको निरूपित करेगी, शंकु को निरूपित करेगी। अक्सर अगर बोले सर यस, तो अगर आपको ये वाला ध्यान है तो यू वी डब्ल्यू डी एक रो जोड़नी है और एक कॉलम ऐड करना है, तो आपके पास 4x4 क्रॉस की एक मैट्रिक्स मिलेगी, उसका डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो उस केस में ये समीकरण है ये कोण यानी शंकु को निरूपित करेगी। ये आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए मैट्रिक्स की फॉर्म में या डिटरमिनेंट की फॉर्म में तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक अल्टरनेट मेथड है, इसके अलावा एक अल्टरनेट मेथड है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो हम देखते हैं क्या रहेगा। अल्टरनेट मेथड संख्यात्मक उदाहरणों के लिए, मतलब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है भी, ए 1 2 3 4 5 वैल्यू दे रखी है अगर ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू की, तो वो कब एक शंकु को निरूपित करेगी और उसका शीर्ष क्या होगा शंकु का, तो वो निकालना है। तो ये मेथड आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो एक बार समझो सभी सामने देख करके क्या है। इसके लिए इस मेथड के लिए एक नया चर टी का उपयोग करेंगे, एक नया वेरिएबल टी का उपयोग करना हमें। उसके लिए क्या करना, समीकरण एक है, जो समीकरण हमारे पास एक अभी लिखी थी एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण है, उसको टी के विभिन्न पदों की उचित घातों से गुणा करके समघात बनाना है। और ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर आपके पास एक 1 डिग्री की इक्वेशन हो, एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन हो, तो आपके पास क्या करना था, नहीं दोनों सेकंड डिग्री की इक्वेशन हो, तो उस केस में वर्टेक्स अगर 0 0 है तो उस केस में शंकु की समीकरण निकालने के लिए हमने क्या किया था कि दोनों समीकरणों को टी के उचित घातों से गुणा करके होमोजीनियस बनाएं, फिर टी को एलिमिनेट कर दें। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, पहले क्या करेंगे कि टी से अप्रोप्रिएट घात से गुणा करके हम उसको होमोजीनियस बनाएंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, तो अतः समघात समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स वाई जेड टी में ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f(y(z) 2g(z)x 2h(x)y 2ux, यहाँ एक घात ही थी x, ये टी से मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ टी से, यहाँ से टी से और यहाँ से टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भाई डी टी आएगा, डी भी आएगा, डी टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि डी आ रहा था तो डी टी स्क्वायर बराबर 0 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एक बार x के सापेक्ष क्या करना है, डेरिवेटिव पार्शियल, एक बार y के सापेक्ष, एक बार z के सापेक्ष और एक बार t के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे डेरिवेटिव किया फिर t बराबर 1 रख के इनको 0 के बराबर रखना। इस समीकरण को x, y, z और t के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद t बराबर 1 रखेंगे और 0 के बराबर रख देंगे। फिर इनमें से कोई भी 3 समीकरण उठाएंगे, इनमें से कोई भी 3 समीकरण उठाएंगे, वहां से x, y, z का मान निकालेंगे और x, y, z का मान अगर चौथी समीकरण संतुष्ट करती है तो उस केस में आपके पास जो समीकरण 1 है वो शंकु को निरूपित करेगी और x, y, z है वो शंकु का वर्टेक्स होगा। देखो क्या बोल रहा है, अब x, y, z के लिए इनमें से कोई 3 समीकरण हल करें। यदि शेष चौथा समीकरण x, y, z के मानों से संतुष्ट है तो दिया गया समीकरण 1 शीर्ष x, y, z वाले शंकु को निरूपित करेगा। कितना आसान है, क्वेश्चन से समझेंगे अपन तो चीजें हैं वो थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। करना क्या है, एक नया वेरिएबल t से इस इक्वेशन को होमोजेनियस बनाना है। वेरिएबल 4 हो गए, 1, 2, 3, 4, चारों के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है, t बराबर 1 रखना है, कोई 3 समीकरण से x, y, z का मान निकालना है और चौथी में रखते ही आपके पास अगर संतुष्ट कर देता है तो समीकरण 1 है वो आपके पास शंकु की समीकरण होगी और x, y, z ये ट्रिपलेट है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, उस शंकु का शीर्ष बन जाएगा। तो ये मेथड है। तो देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। देखो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हमें कंडीशन पूछी है कि ये समीकरण है ये शंकु को कब निरूपित करेगी। तो पहला मेथड तो क्या है, वो 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट है उसको 0 के बराबर रखो तो वहां से आपको ये मिल जाएगी। दूसरा मेथड जो अभी बताया है तो उससे हम देखते हैं, आपके पास एफ एक्स वाई जेड टी, इसको क्या बनाना है, होमोजीनियस बनाना है। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 यू एक्स टी प्लस 2 वी वाई टी प्लस 2 डब्ल्यू जेड टी प्लस डी टी स्क्वायर बराबर 0। आसान है, यहाँ पर आपको एक घात से गुणा करना है, यहाँ से 2 घात से गुणा करना है टी की, तो आपके पास ये होमोजीनियस। अब करना है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, इसको कैपिटल एफ ले लो भाई, क्योंकि एफ यहाँ पर भी आपको मिल सकता है, यहाँ तो नहीं है, चलो फिर भी मिल सकता है, पीछे वाले में था। तो एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव 2ax प्लस 2ut डेल एफ डेल वाई कितना आ जाएगा बताओ भाई, y के सापेक्ष 2by प्लस 2vt डेल एफ डेल जेड, जेड के सापेक्ष करेंगे तो 2cz प्लस 2wt और आपके पास डेल एफ का t के सापेक्ष करना है तो t के सापेक्ष ये तो 0 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस 2d इंटू टी बराबर। अब हमें क्या करना है, t बराबर 1 पर, एट t बराबर 1 पर हमें इसके डेरिवेटिव को 0 करना है, ये वाला मान। तो t बराबर जैसे ही 1 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2ax प्लस 2u बराबर 0, यहाँ से 2by प्लस 2v बराबर 0, यहाँ से 2cz प्लस 2w बराबर 0 और यहाँ से आपके पास 2ux 2vy 2wz प्लस 2 इंटू डी। अब हमें क्या करना, 3 समीकरणों को ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आसानी से x का मान बताओ भी कितना आ जाएगा, माइनस यू अपॉन में a, y का मान माइनस v अपॉन में b और यहाँ से z का मान माइनस w अपॉन में c। सही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसको 0 के बराबर किया, 2 तो कॉमन आके बाहर आ गया, u बराबर x बराबर माइनस यू अपॉन a, यहाँ से y बराबर माइनस v बाई बी और z बराबर माइनस सी बाई डब्ल्यू, उल्टा कर दिया यहाँ पर भी ना सही है, w बाई सी सही है। अब हमें क्या करना है, ये मान उठाकर इसमें रख देंगे, संतुष्ट करेगा शंकु को समीकरण। क्या बोलो, शंकु को निरूपित कर रही है तो इसको संतुष्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी 0 के बराबर रखो पहले तो
और ये मान जैसे ही हम यहाँ पर रखते हैं, ये मान जैसे ही हम यहाँ पर रखते हैं, तो भाई आगे वाले पेज में कर लेते हैं माइनस यू अपॉन ए माइनस वी अपॉन बी माइनस डब्ल्यू अपॉन सी। तो आगे वाले पेज में लिख देते हैं भाई यू एक्स क्या है आपके पास, यू एक्स वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0। दोस्तों हमने बार कर दिया यू एक्स की जगह माइनस यू अपॉन में ए प्लस वी माइनस वी अपॉन में बी प्लस डब्ल्यू माइनस सी अपॉन में डब्ल्यू अपॉन में सी प्लस डी बराबर 0। जैसे ही रखेंगे मान आपके पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन में ए अपॉन में बी अपॉन में सी, और ये बराबर आ जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी, उस साइड जाके आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का डी। तो ये आपके पास क्या आ गई है, वो कंडीशन आ गई है जब आपके पास ये वाली समीकरण है वो एक शंकु को निरूपित करेगी, और इस केस में जो आपके पास वर्टेक्स है वो आपके पास ये आ जाएगा शीर्ष, इस शंकु का जो शीर्ष है वो आपके पास ये आ जाएगा। मीनू शेखावत एट टी बराबर 0 क्यों लिखा है सर, टी बराबर 0 लिख दिया क्या, सॉरी टी बराबर 1 आएगा भाई, गलती से ये लिख दिया है टी बराबर 1। कई बार दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, लिखा कुछ और जाता है, यहाँ पर तो टी बराबर 1 लिखा था ना, तो टी बराबर 1 आएगा भाई, वो गलती से लिख दिया है। डिटरमिनेंट इन इक्वेशन से ही बना है, डिटरमिनेंट इन इक्वेशन से ही बना, बिल्कुल इन इक्वेशन से ही बना है। इसको लिखने का जो आसान तरीका है वो ये 4/4 क्रॉस की डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना भाई, इन्हीं से बना है, बट इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ये आपके पास क्या है, 2 घात की समीकरण है, ये एक घात की समीकरण है, और ये कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन में सी बराबर डी आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में। यदि समीकरण एक शंकु को निरूपित करता है तब आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो अगर आपको पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। गलती यहाँ से हो सकती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये यहाँ पर आपको माइनस डी बराबर 0 भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये था आपके पास कोई द्विघात समीकरण है वो एक शंकु को कब निरूपित करती है और किस प्रकार उसके वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है शंकु पर स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल की कोई सरल रेखा है वो शंकु पे कब रहेगी स्पर्श रेखा, और कब आपके पास कोई समतल है वो उस शंकु का स्पर्श समतल होगा, और उसकी समीकरण कैसे निकालेंगे। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल। हाँ तो देखो आप एक बार, रेखा का क्वेश्चन है वो कंडीशन से ही पूछा जाएगा कि बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली एवं एलएमएन दिक कोजा वाली, दिक कोजा की जगह यहाँ पर हम दिक अनुपात भी लिख सकते हैं भाई, दिक अनुपात भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिक कोजा या दिक अनुपात वाली कोई भी आपके पास समीकरण है तो उस समीकरण इस टाइप की होगी, x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन में m बराबर z माइनस गामा अपॉन में n के इस रेखा के शंकु की स्पर्श रेखा होने की शर्त क्या है। एक रेखा है, एक आपके पास शंकु है, तो ये रेखा आपके पास इस शंकु की स्पर्श रेखा कब होगी भाई, अगर ऐसे जाएगी तो कट करेगी, ये रेखा ऐसे जाएगी तभी तो वो क्या होगी स्पर्श रेखा होगी, इसके यहां से जाएगी तभी वो स्पर्श रेखा होगी। तो स्पर्श रेखा होगी या नहीं होगी वो कंडीशन क्या है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस बिंदु से गुजर रही है उस बिंदु पर आपको अल्फा बीटा गामा, एफ अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो। एक्स को रिप्लेस करना है अल्फा से, वाई को रिप्लेस करना है बीटा से, और जेड को रिप्लेस करना है गामा से, तो एफ अल्फा बीटा गामा आपके पास एक एक्सप्रेशन ही आ जाएगा, इसको 0 के बराबर रखा। तब शंकु, तब रेखा का शंकु पर, तब रेखा का शंकु पर स्पर्श रेखा होने का प्रतिबंध क्या है आपके पास, इसका अल्फा के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो, बीटा के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो, और गामा के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो।
अल्फा के सापेक्ष जो पार्शियल डेरिवेटिव उसको एल से मल्टीप्लाई करो, बीटा के सापेक्ष जो पार्शियल डेरिवेटिव उसको एम से मल्टीप्लाई करो, और गामा के सापेक्ष जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको एन से मल्टीप्लाई करो और इनको ऐड कर दो। अगर ये मान 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये रेखा है इसको स्पर्श करेगी, ये रेखा इसको स्पर्श करेगी। तो ये प्रतिबंध आपको ध्यान में रखना है। आपसे ये पूछा जाएगा कि रेखा इस शंकु को स्पर्श करती है तो वो कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा गामा का कुछ मान गिवन हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ शंकु में ए बी सी का कुछ मान गिवन हो सकता है। तो करेगी कि नहीं करेगी, अगर ये संतुष्ट करती है तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन ही पूछी जाती है यहाँ से, उसकी इक्वेशन नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये अच्छे से भी ध्यान रखें। सेकंड, यहाँ पर आपके पास है शंकु का स्पर्श समतल। ये आपके पास कोई शंकु है, किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श समतल का समीकरण क्या होता है, आप सभी जानते हो। स्पर्श समतल t बराबर 0, टेंजेंट लाइन थी वहां पर t बराबर 0, और हमने गोले में भी देखा था स्पर्श समतल का समीकरण कितना होता है, t बराबर 0, जहां पर t क्या होता है बताओ। t कौन सा एक्सप्रेशन होता है, क्या रिप्लेस करते हैं x को x x1 से। तो यहाँ पर देखो हम x x1 से, तो a x का मान x है और साथ में x1 का मान अल्फा प्लस b y y1 y इंटू बीटा प्लस c z इंटू z1 इंटू गामा प्लस 2h x y को किससे रिप्लेस करते हैं भाई बताओ, x y1 प्लस x1y अपॉन में 2। समझ आ रहा है ना, एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई 2। इसी प्रकार अगर आपको रिप्लेस करना है 2f वाई जेड को, तो वाई जेड वन को गामा प्लस बीटा जेड बाई 2 प्लस 2g जेड एक्स, तो जेड एज इट इज एक्स की जगह अल्फा प्लस अल्फा जेड अपॉन में 2 बराबर 0 बराबर 0, t बराबर 0 एक्सप्रेशन रखा। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, t का मान है ये आ जाएगा a अल्फा x b बीटा y c गामा z प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, h x बीटा प्लस प्लस आपके पास h अल्फा y प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, f गामा y प्लस f बीटा z प्लस ये आपके पास आ जाएगा g z अल्फा प्लस g। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ कुछ कर दी हमने, z अल्फा और ये आपके पास आएगा x गामा, ये आपके पास आएगा x गामा आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर g x गामा आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, x गामा आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहां से इसको थोड़ा सा इसको बराबर 0। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या कर सकते हैं, एक बार यहां से देखो अल्फा के साथ वाली टर्म क्या क्या आपके पास, उनको एक साथ लिख लो। अल्फा के साथ आपके पास आ रही है, या x के साथ वाले टर्म को एक साथ लिख लो। x के साथ क्या क्या आ रहा है, यार a अल्फा प्लस h बीटा प्लस x के साथ आपके पास दिस और यहां से आपके पास आ रहा है g गामा प्लस y के साथ में आपके पास क्या आ रहा है b बीटा, ये आपके पास h अल्फा और यहां पर आपके पास y के साथ आ रहा है f गामा प्लस आपके पास z के साथ क्या आ रहा है, अभी z के साथ आपके पास आ रहा है, यहां से देखोगे z के साथ c गामा, यहां से आपके पास f बीटा और यहां से आपके पास z के साथ है g अल्फा बराबर 0 आ रहा है। अगर मैं इसको कोई कांस्टेंट नाम दे दूं ux प्लस इसको नाम दे दूं vy, ये आपके पास w है, तो आपके पास जो समतल की समीकरण है वो ux प्लस vy प्लस wz बराबर 0 टाइप की होगी, वो इसका स्पर्श समतल की समीकरण होगी। क्या होगी, इसके
स्पर्श समतल की समीकरण होगी। तो करना क्या है, d बराबर 0 पुट करना है और आपके पास वो समतल की समीकरण आ जाएगी। तो ये तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, शॉर्टकट क्या है, वापस शॉर्टकट अगर हमें देखना है इसका, करना क्या है, सबसे पहले आपको एफ अल्फा बीटा गामा बराबर 0 करना है। जिस बिंदु पर आपसे स्पर्श समतल पूछा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एफ अल्फा बीटा गामा बराबर 0 करेंगे। इसका एक्स के साथ अल्फा के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, बीटा के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव और गामा के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स वाई जेड से उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 के बराबर जैसे ही आता है तो ये आपके पास t है, ये आपके पास t है और t का मान है वो आपके पास 0 के बराबर रखते ही शंकु का स्पर्श समतल की समीकरण आ जाएगी अल्फा बीटा गामा पर। आप चाहो तो देख सकते हो, अल्फा के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव जैसे ही करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। देख लो एक बार, यहां से इसको अल्फा बीटा गामा से रिप्लेस करके अल्फा के सापेक्ष करेंगे तो आपके पास 2a अल्फा, दूसरा आपके पास अल्फा यहां आएगा प्लस 2h वाई प्लस एक अल्फा आपके पास यहां पर आएगा प्लस 2g जेड, यहां पर आपके पास बीटा आएगा और ये आपके पास गामा आएगा। तो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, a अल्फा h बीटा प्लस g गामा आ रहा है, तो वही आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। एक बार आप देखोगे तो इतना लंबा चौड़ा ध्यान नहीं रखना, तो अल्फा बीटा गामा से रिप्लेस करो। उसके बाद यहाँ ध्यान रखना अल्फा एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना है, जबकि रेखा वाले में एल एम एन से आपको मल्टीप्लाई करना था। तो ये समीकरण आपके पास क्या है, स्पर्श समतल की समीकरण है। और इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0, जहां पर यू वी डब्ल्यू है वो क्या है, डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल बीटा डेल एफ डेल गामा। वो ये वाले यू वी डब्ल्यू नहीं है भाई, आप समीकरण वाले यू वी डब्ल्यू नहीं है, यहाँ ध्यान रखना है। इसमें भी आते हैं ना 2ux 2vy 2wz, वो नहीं है। या आप चाहो तो उसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, lx प्लस एम वाई प्लस एम जेड बराबर 0। ये आप खुद समझदार हो इतने तो भी कैसे लिखा जा रहा है। डिटर्मिनेंट की तीनों रो के साथ अल्फा बीटा गामा, डिटर्मिनेंट की तीनों कैसे भी ध्यान में रखो जो आपको अच्छा, तीनों रो के साथ नहीं है भाई, तीनों रो कैसे लिखा आपने, इसमें तीनों रो कैसे आ गई, ये तीनों रो थोड़ी हैं अक्षय नागर जी, तीनों रो थोड़ी हैं, उसमें ए बी सी एफ जी एच, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास ए बी सी एफ जी एच, हाँ ए एच जी आ गया, उसको अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स भी तो है यहाँ पर एक्स भी आ रहा है, जो जैसे भी याद रखो। मुझे लग रहा है सबसे शॉर्टकट है वो ये वाला आपके लिए सही रहेगा, ये दोनों में काम आ रहा है, स्पर्श लाइन में भी और स्पर्श समतल में भी, दोनों जगह ये काम आ रहा है। वहां एल एम एन से गुणा करना है, यहाँ एक्स वाई जेड से गुणा करना। ये समतल की समीकरण है और वो स्पर्श रेखा होने की कंडीशन है, ये भी ध्यान रखना। वो स्पर्श रेखा होने का प्रतिबंध है, जबकि ये स्पर्श समतल का समीकरण है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, किसी भी बिंदु पर स्पर्श समतल शंकु के शीर्ष से गुजरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी। कोई भी किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श समतल खींचो, शंकु है उसके कोई भी बिंदु पर आप स्पर्श समतल खींचो, वो समतल हमेशा शीर्ष से होकर गुजरेगा। कहां से, वर्टेक्स से होकर गुजरेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज एफ अल्फा बीटा गामा बराबर 0 होगा, यानी अल्फा बीटा गामा उस पॉइंट के निर्देशांक है, तो उस समतल है वो उसको डिनोट करेगा, सॉरी सेटिस्फाई करेगा। शीर्ष, अच्छा ये शीर्ष आपके पास अल्फा बीटा गामा क्या शीर्ष है, सॉरी यहाँ पर आपको ध्यान रखना अल्फा बीटा गामा शीर्ष है, जबकि ऊपर वाले में अल्फा बीटा गामा हमने कोई पॉइंट लिया था, ये ध्यान रखना है। अल्फा बीटा गामा शीर्ष है तो वो शीर्ष उस शंकु के समीकरण को संतुष्ट करेगा। दैट इज, ये हमने कैसे लिखा भाई, किसी भी बिंदु पर स्पर्श समतल शंकु के शीर्ष से गुजरेगा, दैट इज वो समतल है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये कैसे लिख दिया हमने, वो शंकु है, वो समतल है, वो संतुष्ट होगा उस बिंदु से,
ये एफ तो हमने शंकु ले रखा है, एक बार इसको छोड़ना भाई। जो आपके पास एफ या तो आपके पास समतल को डिनोट कर रहा है, आर माइनस आर नोट इंटू डेल एफ अक्स नागर जी बता रहे हैं नहीं सर ये कोण पर कोई पॉइंट है। दिव्यांश से ये कोण पर कोई पॉइंट है क्या? अगर कोण पर कोई पॉइंट लेंगे, समतल पर कोई बिंदु लेंगे, हाँ फिर तो देखो वो तो कहने की कोई बात ही नहीं। कोण पर कोई पॉइंट है तो यहां पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं, दैट इज। कोण पर कोई पॉइंट है तो हमेशा ही संतुष्ट करेगा भाई वो तो कोण की समीकरण को। यहां पर अपन देखेंगे थोड़ा सा, इसको एक बार छोड़ दीजिए, बट ये ध्यान रखना कि स्पर्श समतल हमेशा कोण के शीर्ष से होकर गुजरेगा, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके पास स्पर्शता की शर्त क्या है? कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी, यानी कोई शंकु है, कोई समतल है, तो शंकु समतल को कब स्पर्श करेगा? जैसे हमने देखा था ये गोला है, ये आपके पास कोई समतल है, ये कब स्पर्श करता था? जब आपके पास P डैश बराबर R होता था। इसी प्रकार हमने वहां पर भी देखा था, कहां पर? वर्त में भी देखा था, इलिप्स में भी देखा था, वहां पर भी आपको कंडीशन थी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कोई शंकु को कोई समतल है वो स्पर्श करता है तो क्या कंडीशन आएगी। यानी समतल आपके पास ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0 है, या आप चाहो तो इसको lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपके पास कुछ कांस्टेंट टाइप से मिलेंगे, एक्स वाई जेड का गुणांक है। ये आपके पास शंकु को कब स्पर्श करेगा? जब आपके पास वो डिटर्मिनेंट बड़ा वाला 0 के बराबर हो जाए, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए यू स्क्वायर बी वी स्क्वायर सी डब्ल्यू स्क्वायर 2h यू वी 2g यू डब्ल्यू प्लस 2f वी डब्ल्यू बराबर 0। और ये एक्सप्रेशन आपके पास एफ यू वी डब्ल्यू बराबर 0। अगर मैं इसको इस एक्सप्रेशन को अगर मैं एफ एक्स वाई जेड नाम देता हूं तो आपको एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको रिप्लेस करना है एक्स वाई जेड से। एक्स एन अगर जो बोले टेंजेंट प्लेन आर माइनस आर नोट इंटू डेल एफ बराबर 0 वेक्टर कैलकुलस से। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही है। आर माइनस आर नोट आपके पास वो बिंदु है और डेल्टा एफ यानी कि हाँ डेल्टा एफ वो लेते हैं अपन आर माइनस आर नोट, बट आर नोट वहां पर कहाँ लेंगे भाई? आर नोट कहां पर आ रहा है? डेल्टा एफ तो ठीक है, अच्छा आर नोट हमने वहां से लिया है आपके पास ये 0 0 0, ये आपके पास शंकु है, ये आपके पास कहां से गुजर रहा है? वर्टेक्स इसका ओरिजिन है, तो ये बोले आर माइनस आर नोट इंटू डेल एफ। बिल्कुल सही है, ऐसे भी बोल सकते हो आर माइनस आर नोट। और साथ में अपन क्या करते हैं यहाँ पर शंकु की समीकरण यहाँ पर हम लिखते हैं आर माइनस आर नोट और हम लिखते हैं एन कैप, वो वहां पर हम एन वेक्टर लिखते हैं, कैलकुलस में एन वेक्टर लिखते हैं। और एन वेक्टर क्या होता है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, और वो हम यहाँ से ग्रेड फाई से निकाला। अक्सर अगर बोले तो इसको ग्रेड फाई लिख सकते हैं, आर माइनस आर नोट इंटू ग्रेड फाई बराबर 0। बिल्कुल सही है भाई, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। बट जो भी तरीका है आपको ध्यान रखने का, इसको आप इसी हिसाब से ध्यान रखो टी बराबर 0 से, क्योंकि ये हमारा जनरल चला आ रहा है, स्पर्श रेखा हो या स्पर्श समतल हो, टी बराबर 0, तो टी बराबर 0 ऐसे। और इसको आप और सिंप्लीफाई रूप में ध्यान रखना है तो इस फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एक बार अक्सर अगर बाहर आओ भाई, अब बाहर आ जाओ उससे। क्या हुआ गढ़वाल बोले सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया आज? मेरे हिसाब से तो भाई आया है, शायद आपके या तो नेटवर्क कम समस्या होगी, डाटा बंद होगा भाई। बाकी के साथ आया कि नहीं आया? बाकी के पास एक बार बताओ भाई, अक्षय नागर जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनके पास नोटिफिकेशन आया था या नहीं आया था? एक बार मुझे बताओ वापस, नोटिफिकेशन सभी के पास आया था या नहीं आया था? बाकी साथियों के पास आया था सर। रीनू गढ़वाल बोले आया है, संगीता जी बोले आया है, तो शायद आपका उसमें डाटा ऑफ होगा या कुछ और रीजन रहा होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन सभी के पास आया था, चलो कोई नहीं, जो भी बात है नहीं आया तो एक बार जो भी एक्स वाई जेड कमी रही हो कल आप डाटा ऑन रखना। अब वापस एक बार आओ भाई, यहाँ पर इधर उधर की बातों को छोड़ करके वापस आओ। क्या पूछ रहे हैं? स्पर्शता की शर्त, कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी। तो आपके पास कोई शंकु दिया हुआ है, कोई
समतल गिवन है आपके पास, तो आपको बताना है। क्लास मिस होगी कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना आज। ठीक है, ये कुछ न कुछ टेक्निकल इश्यू रहा है नेटवर्क का, तो आप इसको रिकॉर्डेड देख सकते हो, कल से आप वापस ज्वाइन कर लेना। आप, मैंने बोल रखा है 8 से 8:15 के बीच में क्लास होगी। अगर मैसेज किसी कारणवश नहीं आता है तो भी एक बार आप उस समय ऑन करके देख लिया करो। कोई अदरवाइज आपको टेलीग्राम पर मैं जरूर मैसेज डालता हूं, जब भी क्लास होती है, भी क्लास स्टार्ट हो रही है, आप सभी साथी जुड़ जाएं। ठीक है ना, तो आज आप रिकॉर्डेड देख लेंगे, कल से आप लाइव देख लेना। ऐसे बच्चे होने चाहिए पढ़ने के लिए, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा बात है, क्लास मिस नहीं होगी, कल से वापस रिकॉर्डेड मिल जाएगी। देखो लाइव क्लास, सॉरी ऑनलाइन कोर्स का जो फायदा है सबसे बढ़िया यही है, आज कुछ काम हो गया, किसी शादी वगैरह में चले गए, फंक्शन में चले गए, क्लास नहीं ले पाए, आया वापस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी 5 मिनट बाद में, तो कोई समस्या नहीं है। चलो वापस आओ भाई, पढ़ते हैं। अब क्या बोला आपने को, कोई समतल है किसी शंकु का स्पर्श समतल होगा, तो क्या कंडीशन है भाई, क्या कंडीशन है कि ये समतल इस शंकु का स्पर्श समतल है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को f(x, y, z) से मान लेता हूं, तो आपको इसको f(u,v,w) से रिप्लेस करना है, और साथ में इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, ये स्मॉल f मान लेता हूं, इसको स्मॉल f तो नहीं मानेंगे, इसको कैपिटल F मानना पड़ेगा, और इसको मैं f डैश मान लेता हूं। f डैश क्यों माना, अगर सिंपल f मानूंगा तो कोफिशिएंट सेम ही रह जाएंगे, यहाँ f डैश माना तो इसके कोफिशिएंट भी चेंज हो रहे हैं भाई, स्मॉल a है वो कैपिटल A में, स्मॉल b कैपिटल B में, स्मॉल c कैपिटल C में, यानी जो स्मॉल है वो सारे कैपिटल हो जाने हैं, x y z है वो u v w से रिप्लेस हो जाना है। तो ये समीकरण है, ये क्या है आपके पास, इस शंकु के, इस समतल के स्पर्श होने का प्रतिबंध है। अब आप कहोगे सर ये ए बी सी, कैपिटल A B C H G F ये क्या है, ये भी आपके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है भाई बताओ, ये आपके पास एक आपके पास मैट्रिक्स है A B C F G H H G F, ये मैट्रिक्स आपके पास, इस मैट्रिक्स में A का सहखंडज A है, B का सहखंडज B है, C का सहखंडज C है। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं यहाँ पर A B C F G H, इस मैट्रिक्स में आपके पास A B C या सहखंडज तो सारणिक के होते हैं, तो मैं यहाँ पर सारणिक ही लिखता हूं। तो इसमें यहाँ पर आपके पास A B C F G H, यहाँ पर ये गलती से स्मॉल लिखा गया, भाई इसको आप कैपिटल कर ले में, ठीक है ना, F G H क्रमशः है A B C F G H, यहां पर क्या हुआ भाई F G H के सहखंडज हैं। सहखंडज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोफैक्टर है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर आप सभी जानते हो कि साइन का यहाँ पर बड़ा महत्व रहता है। अगर A का कोफैक्टर निकालना है, यानी A कैपिटल A निकालना है, तो ये प्लस का आएगा BC माइनस एफ स्क्वायर। अगर हमें B का निकालना है तो B प्लस माइनस प्लस ही आएगा, यह आएगा AC माइनस जी स्क्वायर। अगर हमें C का निकालना है तो C का भी आपके पास प्लस ही आएगा, और वो आ जाएगा AB माइनस एच स्क्वायर। अगर हमें कैपिटल H निकालना है तो प्लस माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो इसको करेंगे HC माइनस FG। एक बार कैलकुलेशन वापस भी साथ साथ देखते रहना आप, जैसे H का निकालना है तो HC माइनस FG आ गया, और इसके आगे माइनस लगेगा भाई, इसके आगे माइनस लगेगा। जैसे G का निकालना तो प्लस का आएगा HF माइनस BG, और आपको निकालना है F का तो प्लस माइनस आएगा, और वो आपके पास ये हटेगा ये हटेगा, तो AF माइनस HG के पूरे के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ABC FGH हैं वो स्मॉल ABC FGH के सहखंडज यानी कि कोफैक्टर हैं, इस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मुझे उम्मीद है ये आप आसानी से
ध्यान में रख सकते हो। तो डायरेक्ट आपसे पूछे इसका स्पर्शता की शर्त ये होगी जहां पर आपको ये निकालना है। यू वी डब्ल्यू क्या है, ध्यान रखना, एक्स वाई जेड के गुणांक है जो भी आपके पास समतल गिवन है, जो भी आपके पास समतल गिवन है। एक बार टाइम 9 बज गए हैं, चलो कोई नहीं, 5-7 मिनट और ले लेते हैं। अब देखो, फाइंड द कंडीशन दैट प्लेन यू एक्स वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0 में टच द कोन, इस शंकु को स्पर्श करेगा ये वाला समतल। तो आपको वो कंडीशन बतानी है। तो सबसे पहले तो हम उस समतल की कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 0। क्या करना, स्मॉल को कैपिटल से ही हमें रिप्लेस करना था। अब ए बी सी का मान निकालना है, तो ये ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, ए बी सी एफ 0 जी 0 एच 0 0 0 0। यहां से ए का सेकंड कैपिटल ए का मान बताओ कितना आ जाएगा, यहां से ए का मान आपके पास आ जाएगा बी सी, बी का मान आपके पास आ जाएगा ए सी, और सी का मान आपके पास आ जाएगा ए बी। ये मान जैसे हम पुट करते हैं तो आ जाएगा बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी वाई स्क्वायर प्लस ए बी जेड स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से ए बी सी का भाग दे देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी बराबर 0। तो ये आपके पास कंडीशन आई है जब ये समतल है वो इसका स्पर्श समतल होगा। ये समतल इस शंकु का स्पर्श समतल कब होगा, जब एक्स स्क्वायर अपॉन में ए वाई स्क्वायर अपॉन में बी, ये भाई बी है, गलती से कैसे लिखा जा रहा, और जेड स्क्वायर अपॉन में सी बराबर, नहीं वापस गड़बड़ कर दी भाई, ये वापस गड़बड़ कैसे कर दी, यहां पर यू वी डब्ल्यू आएगा, यहां पर तो यू वी डब्ल्यू आपने लिखा ही नहीं है, ये कैसे काम चलेगा भाई। यहां पर तो हमें कैपिटल ए बी के साथ यू वी डब्ल्यू को भी रिप्लेस करना था, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन में सी बराबर 0। ये आएगा भाई, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है, धैर्य के साथ, तो चीजें हैं वो हो जाएंगी। जल्दबाजी में मिस्टेक होंगी, जल्दबाजी काम नहीं करना है, जल्दी करनी बट जल्दबाजी नहीं करनी। वापस एक बार देखो क्या करना था, स्मॉल ए को कैपिटल ए से रिप्लेस, एक्स को यू से, वाई को वी से, एक्स जेड को डब्ल्यू से रिप्लेस किया, ए बी सी का मान निकाला, यहाँ से मान रखा, और इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो लिख दिया। तो आसान है, आसानी से आप ध्यान में रख सकते हो। अगर यहाँ एफ जी एच होता तो वो भी निकालने पड़ते, बट ये आपको ध्यान रखना है, आसान है। तो हमने आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, एक तो हमने पढ़ा कि कोई भी एक्स वाई जेड में जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, वो शंकु को कब निरूपित करेगी, जब उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा, उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट क्या था वो। उसके बाद आपको क्या बोला गया था, उसके बाद आपके पास था कि स्पर्श रेखा और स्पर्श समतल की समीकरण। स्पर्श रेखा होती क्या है, डेफिनेशन तो सभी को पता है। अब कोई रेखा किसी शंकु की स्पर्श रेखा होगी तो वो कंडीशन पूछी गई थी। उसके बाद कोई समतल जो स्पर्श समतल है उसकी समीकरण क्या होगी, वो समीकरण आपसे पूछी है। और उसके बाद हमने देखा था कि कोई समतल शंकु को अगर स्पर्श करता है तो वो कंडीशन क्या है, तो उस कंडीशन के बारे में हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट आपका छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी देख लेते हैं, व्युत्क्रम शंकु यानी कि रेसिप्रोकल कोन। रेसिप्रोकल कोन की परिभाषा एक बार देखते हैं, परिभाषा इंपॉर्टेंट है भाई। दिए गए शंकु का व्युत्क्रम शंकु किसी दिए गए शंकु के स्पर्श समतलों पर शीर्ष से गुजरने वाले अभिलंबों का बिंदु पथ है। इंग्लिश में और देखते हैं एक बार, द रेसिप्रोकल कोन ऑफ ए गिवन कोन, दिए गए शंकु का व्युत्क्रम शंकु इज द लोकस ऑफ नॉर्मल, अभिलंबों का जो बिंदु पथ है। और कौन से अभिलंब कहां से गुजरते हैं, वो जो वर्टेक्स से गुजरते हो। और किस पर खींचने हैं, वो टेंजेंट प्लेन पर खींचने हैं ऑफ द गिवन कोन। यानी ये आपके पास कोई शंकु है, सबसे सिंपलेस्ट शंकु की मैं बात कर रहा हूं, और हम जानते हैं एक बात कि इस शंकु के किसी भी बिंदु पर आप
टेंजेंट प्लेन खींचो, स्पर्श समतल खींचो, वो हमेशा वर्टेक्स से ही गुजरेगा, वो हमेशा वर्टेक्स से ही गुजरेगा। तो मैं मान लेता हूं ये आपके पास कोई एक समतल है जो इससे गुजरता है, इस वर्टेक्स से। फिर हमें क्या करना है, इस वर्टेक्स से हमें क्या खींचना है, नॉर्मल खींचना है। तो ये आपके पास नॉर्मल आ गया भाई, ये एन कैप। आप दूसरा कोई प्लेन लोगे, मैं मान लेता हूं एक प्लेन मैंने ये ले लिया है, तो इस पर भी आपको नॉर्मल से क्या खींचना है, नॉर्मल खींचना है, शीर्ष से गुजरने वाला। कोई तीसरा प्लेन लेंगे तो तीसरा नॉर्मल खींचेंगे। तो इस नॉर्मल का जो बिंदु पथ आएगा, वो बिंदु पथ आपके पास क्या कहलाएगा, वो बिंदु पथ आपका कहलाएगा, ये आपके पास क्या गड़बड़ हुई भी, जो आपके पास जो बिंदु पथ है, ये बिंदु पथ आएगा, या ऐसे मान लेते हैं ये जो भी बिंदु पथ आएगा, ये आपके पास रेसिप्रोकल कोण आएगा, ये आपका व्युत्क्रम शंकु है भाई। परिभाषा अगर आपके समझ में आ गई है तो कई बार क्वेश्चन है वो परिभाषा से ही पूछा जा सकता है। क्या परिभाषा, दोबारा देखो एक बार। एक आपके पास दिया गया समतल शंकु है, उस शंकु के शीर्ष से गुजरने वाला, उस शंकु के जितने भी स्पर्श समतल हैं वो सारे के सारे कहां से गुजरेंगे, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स से गुजरेंगे। अब हमें वर्टेक्स पर क्या खींचना है, अभिलंब खींचना है उस समतलों पर, और उस अभिलंब का जो बिंदु पथ आएगा, वो बिंदु पथ क्या कहलाता है, इस दिए गए शंकु का रेसिप्रोकल कोण कहलाता है, व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। आगे सब परिभाषा वापस देखो एक बार सामने सभी भाई, क्या बोला है, दिए गए शंकु का व्युत्क्रम शंकु दिए गए शंकु के स्पर्श समतलों पर शीर्ष से गुजरने वाले अभिलंबों का बिंदु पथ है। दिए गए शंकु के स्पर्श समतलों पर अभिलंब से खींचे गए अभिलंबों का बिंदु पथ है। क्या बोल रहे हैं भाई अक्षय नागर जी, टोपी पर उल्टी टोपी, बिल्कुल टोपी पर उल्टी टोपी है, बट वो टोपी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसकी साइज बड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं भाई ये ऐसा बनेगा तो सेम बनेगा, ये जरूरी नहीं इतना है इतना ये बनेगा, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये शंकु 1 है, ये शंकु 2 है, अगर ये शंकु, इस शंकु का व्युत्क्रम शंकु ये है, तो इसका व्युत्क्रम शंकु ये होगा, एक दूसरे के आपस में व्युत्क्रम शंकु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी। दिव्यांश बोले हैं सर आपने जो रेसिप्रोकल कोण बनाया है, वो रेसिप्रोकल कोण की कोई एक पोजीशन है या वो हमेशा यही रहता है, रेसिप्रोकल कोण की कोई पोजीशन है या वो हमेशा यही रहता है। ये देखो इनका शीर्ष तो सेम होगा भाई, शीर्ष तो इनका सेम होगा, और ऐसा ही होगा, ये कम ज्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इसके ऊपर कोई भी स्पर्श समतल बनाओ, वो स्पर्श समतल हम बनाएंगे तो वो शीर्ष से गुजरेगा, और शीर्ष पे हमें क्या खींचना है, अभिलंब। तो ये अभिलंब कितने भी खींचो सारे शीर्ष से गुजरेंगे, और उन अभिलंबों से हम जो भी कोण बनाएंगे वो रेसिप्रोकल कोण होगा। तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, बस बता ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है, बाकी ये ऐसा ही बनेगा। आप एक बार गूगल पे सर्च मारना रेसिप्रोकल कोण, तब आपको वहां पर जो भी मिलेंगी इमेज है वो इस प्रकार की ही बनेगी, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन ये देखा इस टाइप का कोण है, तब ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोण है। अगर आपके पास कोण अगर इस टाइप का उल्टा सुल्टा कोण आ जाए, जैसे ये वाला हो जाए, ये सॉरी ये तो आपके पास सीधा ही होगा, तो आपके पास इस टाइप का बन जाएगा, ऊपर है वो अलग टाइप का बन जाएगा, बट जो सबसे सिंपलेस्ट कोण है उसके लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखो आपके पास इस व्युत्क्रम कोण यानी रेसिप्रोकल कोण की जो समीकरण है वो कैसे होगी, दिए गए शंकु के व्युत्क्रम शंकु का समीकरण। तो आपके पास माना, सबसे सिंपल माना शंकु का समीकरण, शंकु का समीकरण आपके पास मान लेते हैं, शंकु का जो समीकरण आपके पास है वो ax² प्लस 2hx सॉरी ax² प्लस by² प्लस cz² 2gx 2fy प्लस 2hxy बराबर, सबसे सिंपल शंकु लिया मैंने,
जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, मूल बिंदु जिसका शीर्ष हो, ऐसे शंकु का समीकरण ये होता, सभी जानते हो। ठीक है, इस शंकु पर माना स्पर्श समतल, माना शंकु एक पर स्पर्श समतल, माना एक पर जो स्पर्श समतल है, क्या है स्पर्श समतल, वो हम मान लेते हैं ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0। हमने देखा था स्पर्श समतल वो इसी प्रकार का होता है, ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, इसका शीर्ष 0 0 है, इस स्पर्श समतल का अभिलंब के दिग अनुपात uv है, तो मैं एक रेखा लेता हूं जो अभिलंब की समीकरण है। ये आपके पास ये हो गया शंकु की समीकरण, या आपके पास कोई प्लेन है उसका आपके पास समीकरण आ गया है। आपके पास ये 0 0 है इसके अकॉर्डिंग, और हमें एक अभिलंब की समीकरण चाहिए, यानी एक रेखा चाहिए। तो रेखा चाहिए, ये बिंदु आ गया है, इस समतल के दिग अनुपात के अभिलंब के दिग अनुपात आपके पास uvw होंगे। तो आपके पास शीर्ष से गुजरने वाली एवं स्पर्श समतल के लंबवत, यानी मैं बोल दूं अभिलंब, अभिलंब की समीकरण बताओ भी क्या आ जाएगी। अभिलंब की जो समीकरण है वो कितनी आएगी बताओ। आप कहोगे सर x अपॉन यू बराबर y अपॉन में v बराबर z अपॉन में w बराबर तो कुछ नहीं आएगा, x अपॉन में u, y अपॉन में v, z अपॉन w, यही तो आएगा आपके पास। ये आपके पास समीकरण नंबर 3 आ गया है, ये आपके पास समीकरण नंबर 3 आ गया है। अब आपको बताना है भाई व्युत्क्रम शंकु का समीकरण है वो क्या हो जाएगा। अब आपको बताना है कि व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या है। इसका बिंदुपथ चाहिए हमें, अभिलंब का बिंदुपथ ही तो चाहिए, या आपके पास अभिलंब है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 3 से एक्स वाई जेड को रिप्लेस करना है, सॉरी विलोपन करना है, विलोपित करना है। 1 और 3 से हमें एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है। तो यहां से जैसे हम एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास व्युत्क्रम शंकु की जो समीकरण है वो क्या आ जाएगी आपके पास, डायरेक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, वो ए यू स्क्वायर बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2g, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लिखना, x को u से रिप्लेस करना है, इसको w से, 2f y को रिप्लेस करना v से, और ये w से, और 2h uv बराबर 0। अब डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, इस शंकु की समीकरण आपसे पूछे व्युत्क्रम शंकु की समीकरण, तो a को आपको कैपिटल A से रिप्लेस, x को u से रिप्लेस, वही स्मॉल को कैपिटल से और स्मॉल x उसको एक्स वाई जेड को u v w से रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, उस व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आ जाएगा। यस प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर भाई UVW नहीं आएगा, एक्स वाई जेड आना चाहिए। एक सेकंड रुकना, अभी देख लेता हूं मैं, एक सेकंड का मुझे समय दीजिए आप। व्युत्क्रम शंकु का समीकरण UVW को हमें एलिमिनेट करना है। एक छोटी सी गड़बड़ कर दी भी हमने, एक छोटी सी बीच में गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही। देखो देखो एक मिनट, हमने समस्या क्या की है, छोटी सी देखो एक बार वापस देखो। यह आपके पास शंकु का समीकरण है, यह आपके पास स्पर्श समतल है, यह आपके पास स्पर्श समतल है। तो स्पर्श समतल से हमारे पास स्पर्शता की कंडीशन ही आएगी, स्पर्शता की शर्त। ये समतल, ये शंकु का स्पर्श समतल होगा कब, जब ये इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 से हमारे पास अननोन क्या थे, UVW थे, 3 और 4 से UVW को एलिमिनेट करना है। तो UVW को जैसे एलिमिनेट करेंगे तो U की जगह x, V की जगह y और W की जगह आपके पास z आ जाएगा।
तो जो आपके पास समीकरण आएगी व्युत्क्रम शंकु या रेसिप्रोकल कोण, रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gzx प्लस 2fyz बराबर। एक बार दोबारा देखना भाई, वापस छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी थी। क्या हमें गिवन है, हमें एक शंकु की समीकरण गिवन है, हमें इसका रेसिप्रोकल कोण निकालना है। ये शंकु की समीकरण है तो हम डेफिनेशन जानते हैं भी, हमें सबसे पहले एक स्पर्श समतल चाहिएगा, उस पर समतल पर हम वर्टेक्स से गुजरने वाला एक अभिलंब खींचेंगे, फिर हमें उसका बिंदु पथ चाहिए। तो हमने सबसे पहले शंकु की समीकरण, हमने मान लिया इस शंकु पर स्पर्श समतल आपके पास ये है, ये अगर इसका स्पर्श समतल है तो स्पर्शता की कंडीशन से आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमने वर्टेक्स से गुजरने वाली और समतल के लंबवत समीकरण जो अभिलंब की समीकरण वो हमने ये निकाल ली। बिंदु 0 0 0 है, दिग अनुपात UVW है, तो आपके पास ये हो गया। अब हमें 3 और 4 से हमने मानना था ये स्पर्श समतल की समीकरण हमारा मानना हुआ, जहां पर UVW अननोन है तो इनको एलिमिनेट करना है, तो 3 और 4 से UVW को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से x u की जगह x, v की जगह y, w की जगह z रखेंगे तो आपके पास व्युत्क्रम शंकु की समीकरण आ जाएगी, रेसिप्रोकल कोण की समीकरण आ जाएगी। अब आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी शंकु गिवन हो उसका व्युत्क्रम शंकु निकालना है तो स्मॉल a को कैपिटल A से रिप्लेस कर देना है। और जहां पर ये भाई आपके पास कैपिटल है, ये देखो कैपिटल है, वापस आदत पड़ी हुई है स्मॉल की, तो ये धीरे धीरे जाएगी भी 2gxz 2fyz बराबर 0। जहां पर ABCFGH पूर्व में जो हमने निकाले थे उस जो मैट्रिक्स थी 3x3 की, उसी के सहखंडज या क्या आपके पास कोफैक्टर है, ये आपको ध्यान रखना। ABCFGH मैं लिख दूं पहले वाले हैं, पहले वाले आप समझ जाओगे पहले वाले ही हैं, ठीक है ना। इतने समझदार तो आप सभी साथी हैं कि FGH या कैपिटल ABC वो पहले वाले ही हैं। तो वर्किंग रूल के लिए आपको ध्यान रखना, वर्किंग मेथड इसका देखना रेसिप्रोकल कोण का, तो कुछ भी नहीं, जो स्मॉल ABCFGH है उनको कैपिटल ABCFGH से रिप्लेस करो, उनका मान निकालो, तो आपके पास रेसिप्रोकल कोण की समीकरण है वो आ जाएगी। टाइम मुझे लग रहा हो गया है भाई, टाइम तो एक लास्ट स्लाइड है ही नहीं, चलो यही है। तो आज कंप्लीट हो गई है हमारी पास। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार वापस देख लेते हैं। आज क्या क्या पढ़ा था हमने, द्विघात समीकरण, एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण शंकु को निरूपित कब करेंगे, जब हमने देखा कि वो आपके पास 4x4 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। उसके बाद आपने देखा था सेकंड आपके पास था स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल, स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल। तो स्पर्श रेखा होने की कंडीशन क्या थी, स्पर्श समतल की समीकरण कैसे निकाली थी, t बराबर 0, ध्यान रखना ये तो। और दूसरा मेथड आपको बताया x डेल f डेल अल्फा प्लस y इंटू डेल f डेल बीटा प्लस z इंटू डेल f डेल गामा बराबर 0। थर्ड चीज हमने देखी थी यहाँ पर स्पर्श रेखा स्पर्श समतल के बाद स्पर्शता की शर्त, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता की शर्त, और वो हमने देखी थी कि क्या देखा था, स्मॉल ABC को कैपिटल ABCFGH से रिप्लेस किया, XYZ को UVW से रिप्लेस किया था, तो आपके पास स्पर्शता की शर्त आ गई थी। और 4 नंबर में हमने देखा रेसिप्रोकल कोण यानी कि व्युत्क्रम शंकु। व्युत्क्रम शंकु क्या होता है, और इसके बाद 5 नंबर टॉपिक देखा व्युत्क्रम शंकु की समीकरण, व्युत्क्रम शंकु की समीकरण क्या होती है। तो ये छोटे छोटे 5 टॉपिक हमने आज की क्लास में देखे थे। कल की क्लास में तो बिल्कुल बेसिक क्लास थी, तो इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप एक बार देख लेंगे। कल हम रेसिप्रोकल कोण के आगे की कुछ चीजें देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास 2 क्लासें और बच जाएंगे। एक क्लास में हम देखेंगे जो लंबवर्तीय शंकु क्या होता है, और इसमें रेसिप्रोकल कोण, फिर कोण पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर,
3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, वो उनका क्या प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध के बारे में चर्चा करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये आपके पास आज की क्लास थी छोटी सी। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। दिव्यांश गर्ग बोले सर जी कल हमने जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कौन की इक्वेशन को लिखने की, उसमें अगर एक्स वाई जेड में से कोई भी जीरो नहीं हो वो मेथड कैसे अप्लाई होगा? डायरेक्टिंग करो की इक्वेशन में देखो एक्स वाई जेड बराबर जीरो नहीं हो रहा है तो आपके पास कोई ना कोई वहां पर समतल मिलेगा। जेड बराबर जीरो एक आपके पास समतल है, एक्स वाई समतल की समीकरण है। तो अगर वो दूसरा समतल मिलता है ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर जीरो, तो उसका आपको पास बहुत ही लेंथी प्रोसेस जो मैंने मेथड बताया था शुरुआत में, आपको वो इक्वेशन लिखनी है लाइन की इक्वेशन, तो वो बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है और वहां से क्वेश्चन शायद आपकी बुक में भी नहीं होगा और आने की संभावना भी नहीं के बराबर है। वो तो फिर डायरेक्ट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से पहले आपको जनरल मेथड भी बताया था कि रेखा की समीकरण लेना है फिर उसके अंदर ये रखना एलिमिनेट करना, फिर तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन कम से कम 4-5 मिनट आराम से लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में तो शायद ही मिलेगा, अगर है तो एग्जाम में आने की संभावना न के बराबर है, अगर फिर भी आता है तो आपको वो करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना, वो करना नहीं है, उसको देखना और छोड़ देना है क्योंकि बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अपने एग्जाम में एग्जाम्पल भी बुक में भी ऐसे ही दे रखे हैं, उनको पता है भी बच्चा है वो एग्जाम में कैसे कर पाएगा, कौन से क्वेश्चन है वो कर पाएगा, तो उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, बिल्कुल आपका डाउट जायज है, आपके मन में आने चाहिए ऐसे सवाल। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट गणित जैसा विषय पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में ऐसे सवाल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तो जो मैं बता रहा हूं चाहे गलत बताओ या सही बताओ आप उसको आंख बंद करके मान रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। आपके मन में सवाल आने चाहिए कि सर ये कैसे होगा, और ये जरूरी नहीं कि जो आपके मन में सवाल आए उसका जवाब मेरे पास हो सभी सवालों का, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मैं आपको 1-2 दिन बाद में भी देख के बता सकता हूँ, कुछ टाइम भी लग सकता है, बट ये सवाल नहीं होना चाहिए सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में ये कैसे आएगा। क्वेश्चन अलग चीज है, कंसेप्ट में कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चंस में तो देखो प्रैक्टिस का खेल है, पूरा धीरे धीरे कैलकुलेशन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन नहीं आता है उसकी फोटो लो और ग्रुप में भेज दो, और आप सभी साथियों का ये कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि जो क्वेश्चन आ रहा ग्रुप में अगर आपको आता तो उसको सोल्व करके भेजो, उससे आपको डबल फायदा है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपके साथियों का भी फायदा है कि उनको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। बट कोई कंसेप्ट में समस्या हो कि सर इसकी जगह ये होगा तो कैसे होगा, तो उसका मैं सोचकर आपको बताऊंगा, मुझे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं आपको इधर उधर से बुक से देख करके बता दूंगा, ठीक है। मुझे भी सब कुछ नहीं आता है और आपको भी नहीं आता है, मुझे आपसे सीखना है, आपको मुझसे सीखना है, इस सीखने सिखाने के प्रोसेस में हमें आगे बढ़ते रहना और ताउम्र सीखते रहना है। तो उम्मीद है आज की चीजें सभी साथियों को समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास कल सुबह बता देना या ग्रुप में भेज देना। बहुत आसान आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, शंकु है वो बहुत ही ज्यादा आसान है और सभी साथी हैं वो आराम से इस टॉपिक में, मैं बहुत बात कर रहा हूँ 3D वाले में, पूरे में से पूरे मार्क्स है वो